Assalamu alaikum. This is Dr. Syed Ali Hamza presenting another podcast of our Talks and Clinicals podcast series. In this podcast, I'll be guiding you about the miscellaneous stations. Miscellaneous stations usually 10 होते हैं. The number may vary. आपके 40 टॉक्स के स्टेशंस होते हैं जिसमें 10 एको के क्लिप्स, 10 एनजीओ के क्लिप्स, 10 यूजुअली ईसीजीज होती हैं. ये बाज़ात 12 या 13 भी आ जाती हैं. उसके हिसाब से जो मिसलेनियस स्टेशंस के नंबर हैं वो वेरी कर सकते हैं. ये आपके मूविंग स्टेशंस का एक पार्ट होगा जिसमें ईसीजीज और मिसलेनियस स्टेशंस होंगे. यूजुअली हर 3 या 4 स्टेशंस के बाद एक रेस्टिंग स्टेशन होता है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स. तो वो जो 20 स्टेशंस होते हैं उनमें आपको मूव कराया जाएगा. उनमें 10 ईसीजीज और 10 मिसलेनियस स्टेशंस यूजुअली होते हैं. तो आप वो मूव करेंगे और हर स्टेशन पे जाके आपने वहाँ पे आंसर शीट उठानी है. उस पर अपना रोल नंबर लिखना है, उस पर आपने स्टेशन नंबर लिखना है. हर स्टेशन पे एक तस्वीर होगी, या वो ईसीजी की हो सकती है या वो मिसलेनियस स्टेशंस में किसी एक चीज़ की हो सकती है. क्या क्या चीज़ें होती हैं वो अभी आगे फर्दर डिस्कस करेंगे. और उसके साथ कुछ 2 या 3 या 4 सवाल होते हैं. आपने 2.5 मिनट का यूजुअली प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि 3 मिनट एक स्टेशन का होता है. इसमें आपने एक स्टेशन से उठ के दूसरे स्टेशन की तरफ मूव करना है, शीट उठानी है, अपना रोल नंबर और स्टेशन नंबर लिखना. तो इसमें 20 से 25 सेकंड्स आपके चले जाते हैं. तो अराउंड 2.5 मिनट होता है आपको वो स्टेशन अटैम्प्ट करने के लिए. उसमें आपने जो भी सवाल पूछा गया है उन सवालों को आपने एड्रेस करना. अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि उसमें उस स्टेशन के बारे में कोई चीज़ पूछी जाए. फॉर एग्ज़ाम्पल एक ईसीजी ईपी ट्रेसिंग हमारे पास आई थी जिसमें वो फेसिकुलर वीटी के बारे में बताया गया था. फेसिकुलर वीटी इस तरह पता लगा कि उसने खुद ही लिख दिया कि वो वेरापामिल सेंसिटिव है. तो अब उसमें हमें डायग्नोसिस नहीं पूछा गया, कुछ नहीं पूछा गया, जस्ट ट्रीटमेंट आगे का पूछा गया कि फ़र्दर आप लॉन्ग टर्म में क्या ट्रीटमेंट करेंगे. तो इस तरह की चीज़ें आती हैं. आपने फोकस सवाल को रखना है कि क्या सवाल पूछा गया है, अपनी सारी तवज्जो उस चीज़ पर देनी है. बहुत इम्पॉर्टेंट है रिगार्डिंग मार्क्स, क्योंकि यूजुअली तसव्वुर किया जाता है कि ये आसान स्टेशंस हैं, इनकी तैयारी में कम एफ़र्ट लगती है और मार्क्स इसमें आने का अच्छा स्कोप होता है. तो ये जो 10 स्टेशंस हैं यूजुअली लोग इनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, इनकी तैयारी सही से नहीं करते. एको, कैथ और ईसीजीज की अच्छी तैयारी करते हैं, इनको नेग्लेक्ट कर देते हैं. तो इसको अगर आप थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो ये आपको पास कराने में बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है. हर स्टेशन पे एक पिक्चर होगी जैसे मैंने आपको बताया, और सवाल होंगे और आपने उनको अटेम्प्ट करना. अच्छा, व्हाट शुड यू बी प्रिपेयर्ड फॉर. क्या क्या चीज़ें हैं जो आपकी इसमें आ सकती हैं. चेस्ट एक्सरेज हैं, स्पेक्ट स्कैन है, सीटी सीएमआर है, ईपी ट्रेसिंग्स हैं, कैथ डाटा है, कैथ ट्रेसिंग्स हैं, और कुछ अदर टॉपिक्स होते हैं जैसे कि वीक्यू स्कैन, सिग्नल एवरेज ईसीजीज और आईवस एंड ओसीटी इमेजेस. हाउ टू प्रिपेयर. ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने प्रैक्टिस रोज़ाना करनी है. जैसे कि आप एको, ईसीजी और कैथ, इनकी आपने रोज़ाना प्रैक्टिस करनी है. इसके साथ एक कंपोनेंट मिसलेनियस स्टेशन का आपने प्रैक्टिस करना है. फॉर एग्जांपल एक दिन एक्सरे करें, अगले दिन ईपी ट्रेसिंग्स करें, उससे अगले दिन स्पेक्ट स्कैन करें, फिर सीटी करें, कैथ डाटा एंड कैथ ट्रेसिंग्स करें. तो एक एक दिन आपने हर मिसलेनियस स्टेशन के कंपोनेंट को प्रैक्टिस करना है ताकि आपकी इसकी तैयारी होती रहे. एक डेडिकेटेड टाइम दें टॉक्स को, रोज़ाना 6 से 7 घंटे, जिसमें 1.5 घंटा हर कंपोनेंट के लिए रखें. 1.5 घंटा एको के लिए, 1.5 घंटा कैथ के लिए, 1.5 घंटा ईसीजी के लिए, और 1.5 घंटा मिसलेनियस स्टेशंस के एक कंपोनेंट के लिए. कोशिश ये करें कि
सारा डाटा हफ्ते 10 दिन में एक दफ़ा गो थ्रू करके उसके बाद फिर टाइमर के साथ प्रैक्टिस करें। टाइमर लगाएं 2.5 मिनट का। एक कंपोनेंट देखें, कोई भी आप कंपोनेंट खोल लें, स्पेक्ट खोल लें, सीटी खोल लें, और उसके में 3 सवाल आपने प्रैक्टिस करने हैं। व्हाट आर द फाइंडिंग्स, व्हाट इज़ द डायग्नोसिस, और उससे रिलेटेड कोई भी एक सवाल जो आपके जहन में आ रहा है। फॉर एग्जांपल आप स्पेक्ट स्कैन देख रहे हैं जिसमें एंटीरियर इन्फीरियर टेरिटरी में आपको इस्कीमिया मिल रहा है, तो फाइंडिंग्स लिखें, डायग्नोसिस क्या है, और कोई एक सवाल के व्हाट विल बी द फर्दर मैनेजमेंट इन दिस पेशेंट। तो ये आपने इस तरह से सवालों को और स्टेशंस को प्रैक्टिस करना। अब मैं आपको इंडिविजुअली हर कंपोनेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा गाइड करूँगा। चेस्ट एक्सरेज लाजमन 2 के करीब आप हर एग्ज़ाम में आते हैं। रिसोर्सेज क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, डॉक्टर हसीब रज़ा की बुक है, इसमें अराउंड 56-57 एक्सरेज दिए हुए हैं, आप वो गो थ्रू करें। उसमें केसेस दिए हुए हैं, सवाल दिए हुए हैं, आपकी सवालों की भी प्रैक्टिस होगी और आपके एक्सरेज भी हो जाएंगे। यूजुअली वो उन्होंने रेडियोपीडिया से वो एक्सरेज लिए हुए हैं, तो आप रेडियोपीडिया को भी देख सकते हैं। साथ इसके इम्पॉर्टेंट एक्सरेज आपने फाइंडिंग्स, डायग्नोसिस, एसोसिएशंस, फॉर एग्जांपल कोई कंजेनिटल डिजीज़ का एक्सरे आप देख रहे हैं तो आप उसके एसोसिएशंस रिवाइज़ करें, फाइंडिंग्स रिवाइज़ करें, डायग्नोसिस बनाएं। एंड कोई डिवाइस का एक्सरे देख रहे हैं तो उसकी इंडिकेशंस रिवाइज़ करें, उसके ट्रायल्स रिवाइज़ करें, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं वो रिवाइज़ करें। तो डिवाइस का एक्सरे अमूमन आता है, और माइटल स्टिग्नोसिस या कोई कंजेनिटल डिजीज़ का एक्सरे कोई ना कोई आ सकता है। तो लाजमन 2 एक्सरेज आते ही आते हैं, तो ये आपने लाजमन रिवाइज करनी है चीज़ें। ये एक लिस्ट है जो कि डॉक्टर शर्जील की बुक में है, आप एज अ चेक लिस्ट इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये सारी जो डिजीज़ हैं इनके एक्सरेज इम्पॉर्टेंट हैं, आप इनके एक्सरेज रेडियोपीडिया या ऑनलाइन इंटरनेट से देख सकते हैं या डॉक्टर हसीब रज़ा की बुक से देख सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा स्पेक्ट स्कैन्स। ये कहाँ से करना है? रिसोर्सेज ब्राउनवॉल्ड में जो स्पेक्ट का चैप्टर है उसमें बहुत सारी इमेजेस दी हुई हैं, आप एक दफ़ा उनको गो थ्रू करें। जो उनके नीचे कैप्शंस या एक्सप्लेनेशन दी हुई होती है उसको एक दफ़ा गो थ्रू करें, तो आपकी काफ़ी हद तक प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अलावा डॉक्टर शर्जील की आप सबके पास आई गेस टॉक्स डाटा होगा, उसमें डॉक्टर शर्जील की एक प्रेजेंटेशन है। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप मुझसे मांग सकते हैं, मैं आपको एक ड्राइव का लिंक भेज दूंगा जिसपे वो पड़ी हुई है। वो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से आपकी स्पेक्ट के हिसाब हवाले से एग्ज़ाम की तैयारी करा देगी। उन्होंने बड़े अच्छे से स्पेक्ट के बारे में गाइड किया है। बाकी टॉक्स डाटा में कुछ स्पेक्ट स्कैन्स पड़े हैं, आप उनको प्रैक्टिस करें और उससे भी आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये डॉक्टर शर्जील की बुक में कुछ टॉपिक्स हैं जो कि स्पेक्ट के हवाले से इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। इन स्पेक्ट की लिस्ट को आप एक दफ़ा लाजमन देखें। देन आ जाएगा सीटी एंड सीएमआर। सीटी के हवाले से स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ के जो सीटी हैं, अच्छा सीटी एंड सीएमआर के लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको एको की एक बड़ी अच्छी ओरिएंटेशन होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एको के किस व्यू पे आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है। सीटी और सीएमआर एनाटमी के हवाले से वैसे ही हैं जैसे आप एको देख रहे हैं। अगर आपको एको पे एनाटमी और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई करने आते हैं तो सीटी और सीएमआर पे आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जो स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ हैं, फॉर एग्जांपल माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स है, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है, ये आपको बड़े अच्छे से आइडेंटिफाई हो जाएंगे अगर आपको एको पे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई करने आते हैं। इसके अलावा नॉर्मलस कोरोनरी आर्टरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आती हैं एग्ज़ाम में, हमारे एग्ज़ाम में आई थी। कोरोनरी आर्टरी स्टेंट्स के हवाले से आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि किस वेसल में है, आईएसआर है तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। एओटोग्राम्स आ सकते हैं, इसमें कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा के बारे में आ सकता है, एओर्टिक एन्यूरिज्म के बारे में आ सकता है, सूडो एन्यूरिज्म के बारे में आ सकता है, एओर्टिक डायसेक्शंस के बारे में आ सकता है। इसके अलावा पेरिफेरल सीटी एंजियोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें आपके पास कोई ऑक्लूजन वेसल ऑक्लूजन दी हुई होगी या कोई डिजीज़ दी हुई होगी।
कार्डियक सीटी फॉर स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ इम्पॉर्टेंट है। CMR आपको वही स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ के बारे में पता होना चाहिए। इसमें आपको वायबिलिटी, अब क्योंकि यहाँ PIC में CMR फॉर वायबिलिटी होना शुरू हो गए हैं, तो इसमें आपको वायबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। गैडोलिनियम एनहेंसमेंट के बारे में एक दो CMR आपने देखे हुए हो तो उसका आपको आइडिया होना चाहिए। और बाकी टॉक्स डाटा में CT के बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशंस हैं, बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशन है। आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप सारी गो थ्रू करें, पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बाकी ये लिस्ट एक दी हुई है, ये प्लस CT एंजियोग्राम्स के कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा EP ट्रेसिंग्स हैं। बज़ाहिर ये एक बहुत मुश्किल टॉपिक कंसिडर होता है, लेकिन अगर आप इसको एक दफ़ा समझ लें कि EP ट्रेसिंग्स को आपने पढ़ना कैसे है, तो ये आपके मुफ्त के नंबर। उसके लिए मेयो क्लिनिक का एक लेक्चर है, जो कि मैंने ग्रुप पे शेयर पहले किया हुआ है। अगर आप लोगों को नहीं मिला तो यू कैन आस्क फॉर इट अगेन, मैं आपको वो भेज दूंगा, वो आप सुने। एक दफ़ा दो दफ़ा सुनेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि EP ट्रेसिंग्स को आपने पढ़ना कैसे है। उसके अलावा टॉक्स डाटा में कुछ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की EP ट्रेसिंग्स दी हुई हैं, इनसे बाहर अमूमन नहीं आती। उन्हीं में से वही चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि AVRT की या WPW का कोई पाथवे पूछा होगा, AVNRT की होगी, VT की होगी, या कोई ब्लॉक्स होंगे, या यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके टॉक्स डाटा में मौजूद हैं। इनसे बाहर अमूमन नहीं पूछा जाता। बाकी आपने इनकी फाइंडिंग्स को कैसे लिखना है वो डॉक्टर शजील की बुक में एक पेज है, बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको उससे फ़ायदा बहुत हो जाएगा, वो आप देख लें। देन कैथ डाटा, इस पे कैथ डाटा को सॉल्व करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, वो है कि आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। डॉक्टर अहमद नोमान की एक प्रेजेंटेशन है जो कि मैंने पहले ग्रुप्स पे शेयर की हुई है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, उस पर बहुत सारे केसेस हैं। आप एक दो दफ़ा उन केसेस को गो थ्रू करें, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि आपने पैथोलॉजी को पकड़ना कैसे है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा आपको नॉर्मल वैल्यूज़ प्रेशर्स की एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन की इन डिफरेंट चैम्बर्स ऑफ हार्ट पता होनी चाहिए, ताकि आप पैथोलॉजी को आइडेंटिफाई कर सकें। इसके अलावा कुछ फार्मूलाज हैं जो कि आपको पता होना चाहिए कि QPQS कैसे निकालना है, PVR या SVR की वैल्यू कैसे निकालनी है, ये भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। देन कैथ ट्रेसिंग्स, ये भी एक मुश्किल चीज़ कंसिडर की जाती है रेजिडेंट्स में। इसके लिए रिसोर्सेज ब्राउन वॉल्ट हैं। बाकी ये कि ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें आपको लगता है कि कैथ एक डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कंसिडर की जा सकती है। फॉर एग्जांपल कोई सारी वैल्वुलर डिजीज़ हैं, MS, MR, AS, AR, सबएयोटिक स्टेनोसिस, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, इन सब के टॉपिक्स में कैथ ट्रेसिंग्स इनकी दी हुई हैं। आप उन ट्रेसिंग्स को गो थ्रू करें, उनको समझें, उनको आइडेंटिफाइंग पॉइंट्स को याद रखें, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कैथ ट्रेसिंग्स के सवालों को सॉल्व करना। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और आई गेस अगर आपको आइडेंटिफाई करना आ जाती हैं कैथ ट्रेसिंग्स, तो ये भी आपके बहुत अच्छे से पूरे पूरे मार्क्स इसमें आपको मिल सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है, वो IABP की ट्रेसिंग्स हैं। हमें नहीं आई, लेकिन एग्ज़ाम में आ सकती हैं। तो नॉर्मल ट्रेसिंग का कैसे होती है IABP की, उसका पता हो आपको। जो उसकी ट्रबल शूटिंग है उसके बारे में आपको पता होगी। अर्ली इन्फ्लेशन में कैसी ट्रेसिंग बनेगी, डिलेड इन्फ्लेशन में कैसी बनेगी, अर्ली डिफ्लेशन में कैसी बनेगी, और डिलेड डिफ्लेशन में कैसी बनेगी। तो ये ट्रेसिंग्स हर बुक में दी हुई हैं, ब्राउन वॉल्ट में, टपोल में। आप एक दफ़ा इनकी ट्रेसिंग्स को भी लाजमन देखें। फिर मिसलेनियस और अदर टॉपिक्स हैं जिसमें IVUS और OCT की इमेजेस आ सकती हैं। उसमें बहुत ज़्यादा एडवांस्ड इमेजेस का पता नहीं होना चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें आपसे नहीं पूछेंगे।
जनरल जनरल चीज़ें हैं कि थ्रोम्बस कैसे आइडेंटिफाई होता है, डायसेक्शन कैसे पता लगती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये ब्राउन वॉल्ट के जो एंजियोग्राफी वाला चैप्टर है उसमें कुछ इमेजेस दी हुई हैं, आप वहाँ से वो चीज़ें देखिए, आपकी वो कवर हो जाएंगी। बाकी इंटरनेट पे डाउनलोड आपको गूगल पे ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। वीक्यू स्कैन पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि लोगों के लिए मुश्किल से कंसिडर होता है, लेकिन ये बहुत आसान सी एक चीज़ है कि आपको 2 लंग्स दिए हुए होंगे जिसमें शेडोज़ होंगे डिफरेंट किस्म के। ब्लैक कलर का एक शेडो होगा, नॉर्मल में पूरा लंग नज़र आ रहा होगा, और जो एबनॉर्मल है या पल्मोनरी एम्बोलिज्म है उसमें परफ्यूजन कम होगी तो वो ब्लैक नहीं नज़र आ रहा होगा। तो ये बहुत आसान सा स्कैन होता है, इसमें नंबर्स मिलने का मार्जिन बहुत अच्छा होता है। तो एक दो आप वीक्यू स्कैन्स रिगार्डिंग पल्मोनरी एम्बोलिज्म आप इंटरनेट से रिव्यू लाजमन करें। और जो तीसरी चीज़ सिग्नल एवरेज ईसीजी, ये अब सिर्फ एक दफ़ा ही टॉक्स में अब तक आई है। ARVC की ही सिग्नल एवरेज ईसीजी मोस्टली कराई जाती है। तो ये आप एक दफ़ा इंटरनेट से सिग्नल एवरेज ईसीजी देख लें कि कैसे होती है। पढ़ने जो चीज़ें हैं वो उस पर आपको पैरामीटर्स दिए हुए होते हैं। ARVC का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है सिग्नल एवरेज ईसीजी पे, वो आपको याद होना चाहिए। उसमें कुछ चीज़ें हैं कि जो 3 क्राइटेरियाज हैं कि QRS एम्पलीट्यूड कितना होगा, उससे पहले जो पोस्ट QRS एम्पलीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल क्या होगा, वो 3 चीज़ें हैं आपको पता होना चाहिए। उनके फिगर्स याद रख लें। सिग्नल एवरेज ईसीजी पढ़ने के लिए आपको नहीं आएगी, जो स्लाइड आएगी उसमें ये तीनों चीज़ें मेंशन होंगी। बस आपको पता होना चाहिए कि उनकी वैल्यूज़ अगर वो ARVC के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया से मैच कर रही हैं या उससे ऊपर हैं, तो आपने डायग्नोज करना है कि ये ARVC है। तो और फिर उससे रिलेटेड कोई ना कोई सवाल आपसे पूछा जाएगा। थैंक यू। और टॉक्स से रिलेटेड हमारे यहाँ पॉडकास्ट सीरीज़ ख़त्म होती है, जो कि गाइडेंस के लिए सीरीज़ है। इंशाल्लाह हम आपको आगे अपने अपने टॉक्स के एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। आप लोगों को कोई भी क्यूरी हो तो आप इस नंबर पे और इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।